हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 4th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनजाति हैं, उनका सब जो जीवन शैली है, उनका जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कुछ जनजाति हैं जो शिकारी हैं, कुछ हैं जो संग्राहक हैं, कुछ हैं जो जानवर पालते हैं, कुछ झूम खेती करते हैं। सभी जनजाति का अपना अपना तरीका है। हर क्षेत्र के अलग अलग जीवन शैली, उनका अलग अलग तरीका है जीवन जीने का। लेकिन इसी में जब अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है तो उनकी जो ये स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। अब वो अपने आप को एक बंधक के रूप में समझने लगते हैं। अब उन्हें ये महसूस होने लगता है कि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो जीवन जीने की जो शैली थी, उसमें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो जाने से वो एक बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो आज का जो आगे का जो पॉइंट है वो है कि व्यापार की समस्या। तो लोगों को, जो जनजाति थे, जो आदिवासी थे, उन्हें व्यापार की समस्या कैसे होने लगी। तो हुआ ये कि जब अंग्रेज जो जंगल था इनका, जहाँ जिनसे ये सारी सुविधाएं इन्हें प्राप्त होता था, अपने जीवन का सारी जो सामग्री प्राप्त होती थी, दैनिक दिनचर्या जो इनकी होती थी, वो जंगल के ऊपर ही निर्भर थी। तो जंगल को जब वन कानून निर्धारित कर दिया गया, वन कानून लागू कर दिया गया, तो इस तरह से अब इनका जो था कार्य करने का, इनका जो व्यापार था वो समाप्त होता चला गया था। तो अब इनके सामने समस्या आ गई व्यापार की। तो हम देखते हैं 19वीं सदी में क्या होता है कि जो जनजाति हैं, उनको जनजाति के जो समूह है आदिवासी, अब इन्हें ये महसूस होने लगता है कि व्यापारी और महाजन जो हैं वो जंगलों में अपना दिलचस्पी लेने लगते हैं। मतलब कि जंगल में जब दिलचस्पी लेने लगते हैं कौन, तो व्यापारी और महाजन। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या कि ये वन उपज खरीदने, यानी कि वन में जो उपज हो रहा है उसे खरीदने लगते हैं, नगद कर्जा देने लगते हैं आदिवासियों को, और इन्हें मजदूर बनाने लगते हैं। लेकिन ये सब बदलाव जो आया इनके जीवन में क्यों आया, ये जो व्यापारी थे, महाजन थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें उनका अपना नफ़ा था। आगे हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं सदी में क्या हुआ कि भारतीय रेशम का जो मांग था वो बहुत ज़्यादा था। कहाँ था मांग ये बहुत ज़्यादा? तो यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय रेशम का बहुत ज़्यादा मांग था, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता थी, इसकी जो क्वालिटी थी, ये वहाँ के बाज़ारों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो निर्यात जो था, रेशम का जो निर्यात था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। और हुआ कि बाजार में जब फैलता चला गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जो हैं इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। यानी कि हम देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका डिमांड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मांग हो जाता है, तो अब उसकी पूर्ति करने के लिए लोग सोचने लगते हैं कि इतना मांग है तो उसका उत्पादन भी उतना ही होना चाहिए। तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं, जब इसका बहुत ज़्यादा मांग हो रहा था, तो जो रेशम उत्पादन थे, जो रेशम का कीड़ा पालते थे, अब उन पर जोर डालने लगे कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कीजिए। आगे देखते हैं, झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास में रहने वाले थे संथाल। यानी कि संथाल जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? तो झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में। संथाल जो थे वो रेशम के कीड़े पालते थे। तो रेशम के कीड़े कौन पालते थे? संथाल जनजाति पालते थे। रेशम के जो व्यापारी थे वो अपने एजेंटों को भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? तो आदिवासी के पास भेजते हैं। आदिवासियों को कर्ज देते हैं और उनके जो कृमि कोष होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 1000 कृमि कोष, यानी यहाँ पर क्या है, 1000 कृमि कोष को वो बेचते हैं। उसके लिए उन्हें संथाल जो जनजाति हैं उन्हें कितना पैसा मिलता है? मात्र 3 से 4 रुपये मिलता है। अब इसे ये क्या करते हैं कि कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता है। तो कहाँ भेज दिया गया? वर्धमान या गया भेज दिया गया, और उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता है। यानी कि इनको तो मात्र 3 से 4 रुपया दिया जाता है, लेकिन जब ये बेचते हैं तो इन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता है। इससे देखते हैं हम कि ये जो मुनाफा हुआ, ये जो रेशम का जो कीड़ा पालते थे, संथाल लोग पालते थे, लेकिन इसके मुनाफा किसको होता है सबसे ज़्यादा? तो बिचौलियों को होता है।
अब जो संथाल जनजाति थे उन्हें ये महसूस होने लगता है कि सारा कार्य ये करते हैं और मात्र इन्हें 3 या 4 रुपए दिया जाता है। अब बाकी जो एजेंट हैं, जो व्यापारी हैं रेशम का, वो इससे 5 गुना कीमत पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं और इनके हाथ कोई भी बहुत ही कम ही इनके हाथ मुनाफा हो पाता है। अब हम देखते हैं कि काम की तलाश में, काम की तलाश क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि जो जनजाति जो वन पर स्थिर थे, वन की जो सारी सुविधाएं जो प्राप्त होती थी जनजाति को वन के द्वारा होती थी, लेकिन उस वन पर अब क्या अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। अंग्रेज़ जो हैं उसे अपने कब्जे में ले रहे थे, तो फिर ये अपने काम की तलाश में आगे बढ़ने लगे। अब ये कहाँ जाते हैं देखते हैं। ये लोग हैं क्या कि असम के चाय बागान में ये काम करने के लिए जाते हैं। फिर ये झारखंड के कोयला खदान, असम के चाय बागानों में काम करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, कोयला खदानों में काम करते हैं। कहाँ के? झारखंड के कोयला खदानों में ये कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं। और ये जनजाति जब कोयला खदानों में काम करने जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है कि इन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है और उन्हें वापस घर भी नहीं जाने दिया जाता था। आगे का पॉइंट है क्या कि नज़दीक से देखने पर, यानी कि अब क्या होता है कि 19वीं और 20वीं सदी में क्या होता है कि सभी जनजातियों को विभिन्न भागों में, जो हर क्षेत्र में अलग अलग जनजाति रह रहे हैं, वो उन्हें अब ये महसूस होने लगा। जनजातियों को जो समूह है, जनजातियों का जो झुंड है, अब उनको महसूस होने लगा। अब वो अपने आप की ज़िंदगी में जो उनके साथ जो बदलाव हो रहा है, कानून उनके साथ जो लागू किया जा रहा है, उनके व्यवहार में जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, कई तरह के कर को उनके ऊपर थोप दिया गया है, व्यापारियों महाजनों का जो शोषण किया जा रहा है, तो इसके कारण अब उनके अंदर वो उनके अंदर जो है असंतोष की भावना फैलते चली जाती है। इसी कारण क्या होता है कि 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। तो 1831 और 32 में जो कोल आदिवासी थे वो विद्रोह करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि महाजन व्यापारी उनके साथ शोषण करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छीन गई थी। फिर आगे देखते हैं 1855 में क्या होता है कि 1855 में संथालों में बगावत कर दी। तो 1855 में जो संथाल बगावत करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पहले हम देखते हैं कि जो रेशम का कीड़ा पालते हैं वो संथाल, लेकिन सारे जो हैं उन्हें 1000 कृमि कोष का मात्र 3 से 4 रुपया दिया जाता है। लेकिन जो इसका व्यापार करते हैं, जो एजेंट हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, इसे 5 गुना दाम में बेचते हैं। तो ज़्यादा मुनाफा किसे होता है? जो इसका व्यापार कर रहे हैं, जो बिचौलिए हैं। बाकी इन्हें कोई मुनाफा, बहुत ही कम मुनाफा होता है, जिसके कारण इनके मन में भी असंतोष की भावना फैल गई और ये भी बगावत करने लगे थे। आगे देखते हैं 1910 में क्या होता है। 1910 ईस्वी में मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह हुआ था। तो वस्त्र विद्रोह कहाँ हुआ था? मध्य भारत में। और कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 1940 में हुआ था महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। तो 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह किया गया था। अब हम देखते हैं कि 1920 के दशक में क्या देखते हैं कि जो भी बिहार की जो झरिया है और रानीगंज की जो कोयले खदान है, उसमें जितने भी काम करने वाले थे उसमें से अधिकांश लगभग 50% जो मजदूर थे वो आदिवासी ही थे। यानी कि 50% जो आदिवासी थे वो मजदूर वहाँ काम करते थे। कहाँ काम करते थे? तो बिहार और झरिया रानीगंज के कोयला खदानों में। फिर हम देखते हैं कि 1920 के दशक में क्या देखते हैं कि हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं हर साल मर जाते थे। आगे हम देखते हैं बिरसा मुंडा। इसके पहले जो ये चैप्टर शुरू किया था मैंने, तो उसमें हम देखे थे कि बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े थे। उसमें बताया गया था कि बिरसा मुंडा को भगवान के द्वारा भेजा गया है और उन्हें कोई अलौकिक शक्ति मिली गई थी, अलौकिक शक्ति मिली थी जिसके कारण कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे, या फिर जनजातियों की जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, उसे दूर करने के लिए ही बिरसा मुंडा को भेजा गया था, ऐसा लोगों का मानना था। या फिर बिरसा मुंडा भी अपने बारे में ये आह्वान किए थे, अपने बारे में ये ऐलान किए थे।
बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 1870 में हुआ था। बिरसा मुंडा जो है वो बचपन से ही क्या करते थे, भेड़ बकरियां चलाते थे, बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते वो अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर इनका जो परवरिश हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो आपको हुआ था बोहोडा में। कहाँ हुआ था, ये बोहोडा में इनका परवरिश हुआ था। अब ये जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो ये अपने अतीत में यानी कि जब छोटे ही थे तो ये मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुने थे। तो मुंडा विद्रोह की जो कहानी सुने थे, कौन सुने थे, तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये कहानी सुने थे। फिर वो धीरे धीरे जो है बड़े होते गए। बिरसा मुंडा जो है स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहाँ के मिशनरियों के द्वारा भी उन्हें कुछ उपदेश सुनने को मिला। वहाँ भी वो देखते हैं, क्या सुनते हैं कि जो मुंडा समुदाय हैं उनके विषय में ये सुनते हैं कि उनके साथ ही बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया था। और मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है, वो अपने खोए हुए अधिकार को वापस ले सकते हैं अगर वो सच्चे ईसाई बन जाएं या फिर खराब आदतों जो हैं उनको छोड़ दे। तो वो ऐसा देखते हैं, मतलब सुनते हैं कि मुंडा समुदाय के साथ, मुंडा साम्राज्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उनके साथ जो आचरण किया गया था वो गलत किया गया था, जिसके कारण उनका जो अधिकार था वो छीन लिया गया था। फिर हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो है जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अपने वो कई लोगों के विचारों से संपर्क में आते हैं। उनका जो विचार है बिरसा मुंडा पर प्रभाव पड़ता है। अब बिरसा जो है वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने के लिए ये शुरू करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मुंडाओं को ये आह्वान करते हैं कि वे शराब न पिए, गांव को साफ सुथरा रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। वो उनका मेन आंदोलन जो शुरू किए थे, मेन उद्देश्य यही था कि जो मुंडा साम्राज्य के साथ, मुंडा समुदाय के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है उससे उन्हें मुक्ति दिलाया जा सके। फिर हम देखते हैं क्या कि 1895 में क्या होता है कि बिरसा जो थे वो अपने अनुयायियों को आह्वान करते हैं। अपने अनुयायी यानी कि जो भी बिरसा मुंडा को मानने वाले थे, जो उनके समर्थक थे, जो उन्हें भगवान मानते थे, उनसे आह्वान करते हैं, उनसे कहते हैं कि पहले की जो स्थिति थी वो फिर से हो सकता है। पहले जो समय बीत गया है वो फिर से आ सकता है। पहले जो लोग अपनी ज़मीन पर खेती करते थे वो ठीक उसी तरह से अपनी ज़मीन पर खेती कर सकते हैं। अपने अस्थाई वो खेती कर सकते हैं, अस्थाई बच सकते हैं, बशर्ते कि लोगों को ईमानदार होना चाहिए। अब बिरसा मुंडा जो ये विद्रोह शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं, तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी। यह आंदोलन जो था मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। तो मुंडा राज स्थापित करना था, ये जो बीरा उठाया था, कौन उठाए थे, तो बिरसा मुंडा उठाए थे मुंडा राज स्थापित करने के लिए। तो मुंडा राज स्थापित करने के लिए ये कैसे होगा, उन्हें ये लगता था कि मिशनरियों को हटा दिया जाए, महाजनों को हटा दिया जाए, सरकार का जो व्यवहार है उससे लोगों को मुक्ति मिले और मुंडा राज स्थापित कर दिया जाए। अब हम देखते हैं 1895 में जब ये अंग्रेज ये देखते हैं कि जब ये आंदोलन फैलने लगता है तो बिरसा मुंडा पर उन पर क्या है, दंगा फसाद का आरोप लगाते हैं। और दंगा फसाद का आरोप लगाने के बाद उन्हें 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हें कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष की इन्हें सज़ा दी जाती है। जब 2 वर्ष बीत जाता है तो उसके बाद 1897 ईस्वी में वो जेल से लौटते हैं। जेल से लौटने के बाद बिरसा मुंडा जो है वो जगह जगह, गांव-गांव, यहाँ से वहाँ जंगल में अपने समर्थकों के लिए जुटाने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं, घूमने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो रावण है या रावणों, वो किसको कहे हैं, तो दिक्कू और यूरोपियों को।
तो बिरसा मुंडा जो हैं वो अपने लोगों से आह्वान करते हैं, लोगों से कहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो बाहरी लोग हैं, दिकू हैं, यूरोपीय हैं, जो सब जो बाहरी जो शक्ति है जैसे अंग्रेज हुए, उन्हें तबाह करना है। और बिरसा के जो अनुयायी थे वो दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाते हैं, और उनकी जो जगह जगह जो उनका धावा था, हर जगह उनके जो थाने थे, उन्हें वो वहाँ पर वो क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। अब महाजनों और ज़मींदारों की जो संपत्तियाँ हैं उन पर धावा बोल देते हैं। बिरसा का जो सफ़ेद झंडा था, जो झंडा था वो सफ़ेद था और बिरसा राज का प्रतीक बन गया था। अब हम देखते हैं क्या 1900 में क्या हुआ था। 1900 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई थी। तो हैजे से जब मृत्यु हो गई थी और बिरसा मुंडा जो आंदोलन शुरू किए थे, अब ये आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया, अब ये आंदोलन जो है शांत हो गया। लेकिन यह हम कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन था ये दो तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला कारण क्या था? पहला कारण क्या था कि इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया ताकि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे के जरिए आदिवासियों की जो ज़मीन है उस पर आसानी से कब्जा न किया जा सके। यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहे कि आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो ज़मीन है, उस पर जिस पर वो खेती करते हैं, वो ज़मीन उनसे न छीने। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि इस बात को आदिवासी जो थे, जनजाति जो थे, वो फिर से अंग्रेज़ों को ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं, महसूस करवाते हैं कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो उनके पास जो उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, अभिव्यक्ति करने में वो आदिवासी अभी भी सक्षम हैं। यानी कि अपनी शक्ति को, अपनी स्वतंत्रता को वापस लेने के लिए उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उनकी स्वतंत्रता जो समाप्त हो गई थी, उसे पाने के लिए आदिवासी अभी भी उसमें अपनी अभिव्यक्ति को लागू करने में, सक्षम करने में अभी भी वो सक्षम हैं।